हमने दो डेरिवेशंस करनी है, पर हम डायग्राम एक ही बना लेंगे, उसी से दोनों कर देंगे. You have resistance R and capacitance C connected with an AC source of EMF using two-way tap key. Tap key is like seesaw. सीसॉ मीन्स कि अगर मैं इसको प्रेस करूंगा K1 को तो K2 डिस्कनेक्ट हो जाएगा, मैं K2 को प्रेस करूंगा तो K1 डिस्कनेक्ट हो जाएगा. तो जब हमने सोर्स ऑफ ईएमएफ कनेक्ट करना है, मतलब जब हमने कैपेसिटर को चार्ज करना है, तो हम K1 को प्रेस कर देते हैं. जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया, अगर हम K2 को प्रेस करेंगे तो ये सोर्स ऑफ ईएमएफ बीच में से निकल जाएगा, तो फिर ये डिस्चार्जिंग शुरू हो जाएगी. तो हमने चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग दोनों के रिलेशन पढ़ने हैं इसमें. So you can write RC circuit. RC circuit consists of resistance and capacitance. RC circuit consists of resistance and capacitance connected with AC source of EMF, using two-way tap key. Diagram बना लो ये साथ में. Using two-way tap key. इसमें A पार्ट आएगा चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर. Charging of capacitor. So you can write to charge the capacitor. We press key K1. To charge the capacitor, we press key K1 so that source of EMF is connected across capacitor and resistance combination. So that source of EMF is connected across capacitor and resistance combination. सर वी प्रेस की के बाद से बोला था, वी प्रेस की Press के key बाद K1 so that source of EMF is connected across resistance and capacitance combination. The Kirchhoff's loop equation. Kirchhoff's loop equation को ऐसे लिख सकता हूं मैं कि EMF is E minus Q by C and that should be equals to IR. So E is equal to Q by C plus IR और I की वैल्यू मैंने पुट कर दिया, I is equals to dQ by dt. अब हम चार्जिंग पढ़ रहे हैं. कैपेसिटर की प्लेट्स पे चार्ज बढ़ना शुरू हो जाएगा. जब चार्ज मैक्सिमम वैल्यू तक चला जाएगा तो dQ by dt की वैल्यू मैक्सिमम मिनिमा थ्योरम 0. जब चार्ज मैक्सिमम हो जाएगा तो dQ by dt 0 हो जाएगा. So we say that as charge grows to its maximum value, its maximum value, or maximum value, let it be say Q naught.
dq by dt is equals to 0. ये स्टेप ठीक है कि चार्ज प्लेट्स पे बढ़ना शुरू हुआ, जब मैक्सिमम हो गया तो dq by dt 0 हो गया. इक्वेशन 1 implies E is equals to Q naught by C. अगर Q की वैल्यू Q naught है तो ये 0 है. E is Q naught by C implies, मैं किरचॉफ्स लूप इक्वेशन को फिर ऐसे भी लिख सकता हूं, or you can say that इसमें वेरिएबल कौन से हैं अब दो? Small q इस and r. इक्वेशन में वेरिएबल Small q and r. चार्ज एंड टाइम. dq by dt है ना, चार्ज वेरी कर रहा है टाइम के साथ, तो अगर मैं इंटीग्रेट कर दूंगा मेरे पास रिलेशन आ जाएगा चार्ज और टाइम में. सो यू कैन रेट इट एज dq upon q naught minus q is equals to dt by rc. ठीक है, ये स्टेप इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? Q नॉट कांस्टेंट है, minus ln of q minus q naught. दिस विल बी, अब क्योंकि मैंने लिमिट्स नहीं ली, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C1. लिमिट्स क्या लें? t इज इक्वल्स टू 0 पे Q कितना था? जब हमने अभी सर्किट को स्विच ऑन ही किया था तो चार्ज ऑन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर कितना था? 0. इनिशियली 0 था, 0 से ग्रो कर रहा है ना, तो अगर ये वैल्यू पुट करूं तो माइनस लॉग Q नॉट, t 0 है तो Q भी 0 है, तो इन दोनों को 0 पुट कर दिया तो C1 की वैल्यू आ गई. 3 को वापस 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो. फिर इसमें जैसे नॉर्मल लिमिट्स डालते हैं वैसे क्यों नहीं डाली? क्या चीज? जैसे नॉर्मली लिमिट्स डालते हैं इंटीग्रेशन में वैसे क्यों नहीं डाली? मतलब C1 क्यों यूज किया यहाँ पे? मतलब लिमिट्स ना हो तो C1 यूज करना होता है, यहाँ पे लिमिट्स ले सकते हो 0 से Q, 0 से T, वैसे भी कर सकते हो. ओके सर. मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, log A minus log B is एंटी लॉग लेंगे तो e की पावर माइनस ये साइड से तो लॉग हट जाएगा, इधर क्या हो जाएगा? इसको हम कहते हैं दिस इक्वेशन फॉर वेरिएशन ऑफ चार्ज विथ टाइम. और ग्रोथ पढ़ रहे हैं.
अच्छा, इस पे एक बारी डायमेंशंस का क्वेश्चन आया था, उन्होंने कहा था डायमेंशंस ऑफ आरसीज, आरसी के डायमेंशंस क्या होंगे? एक्सपोनेंशियल की पावर के डायमेंशंस होते हैं? नो सर। नहीं होते सर। फिर आरसी के डायमेंशंस क्या होने चाहिए? सेकंड इनवर्स। सेम एज टाइम, बिकॉज मेरे को ये पूरी टर्म डायमेंशनलेस चाहिए। ठीक है सर, हाँ जी सर, टाइम। तो अगर न्यूमरेटर में टाइम है, डिनोमिनेटर में भी टाइम ही होगा। तो आपको सॉल्व नहीं करना था, इस फॉर्मूले का क्वेश्चन था वो, बिकॉज आपको ये ऑलरेडी आपने पढ़ा है कि टी बाय आरसी होता है, तो टी बाय आरसी मतलब आरसी और टी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। तो अगर किसी को ये क्लिक कर गया उस टाइम पे, तो फिर ये 5 सेकेंड्स का क्वेश्चन था सिर्फ। इसको वैसे हम बोलते भी हैं, इसको बोलते हैं हम टाइम कांस्टेंट। आरसी सर्किट का टाइम कांस्टेंट होता है टी इज इक्वल आरसी। अगर टी की वैल्यू आरसी है तो क्यू कितना हो जाएगा? 0.37। मतलब क्यू नॉट 1 माइनस 1 बाई 1 बाई ई की वैल्यू क्या होती है? 2.7। 2.716। तो 1 डिवाइडेड बाय 2.716 कितनी आएगी वैल्यू? 0.37। अगर मैं ग्राफ बनाऊं चार्ज की वेरिएशन का विद टाइम, .632 Q naught. So 63.2% of its maximum value. So इसके आगे लिख लो, यहां तक नोट कर लिया तो। This time constant can be defined as, this time constant of RC circuit can be defined as, time constant of RC circuit can be defined as time during which time constant of RC circuit can be defined as time during which charge on the capacitor increases to, सर एक बार रिपीट कर दो, विच टाइम। time constant of RC circuit is defined as time during which charge on capacitor is 63.2% of its maximum value. 63.2% of its maximum value. (63.2% of its maximum value). चार्ज ऑन किस पे कहा था? चार्ज ऑन द Charge on capacitor increases to 63.2% of its maximum value. Next is discharging of capacitor. B part. A part हमने किया charging of capacitor. B part is discharging of capacitor. सर 1 मिनट ऊपर कर दोगे? कितना? सर एक बार इस चैप्टर के प्रिंटेड नोट्स भेज देना। क्या? एक बार इस चैप्टर के प्रिंटेड नोट्स भेज देना सर, जिसमें थोड़ी डेरिवेशन वगैरह भी करेंगे।
Yes. Sir, Next to it, discharging of capacitor. Discharging of capacitor में हमने K2 को प्रेस किया. Discharging of capacitor. So you can write once the capacitor is fully charged. Once the capacitor is fully charged, if we press key K2, so that source of EMF is removed from the circuit, the Kirchhoff's loop equation for the circuit is अगर मैंने सोर्स ऑफ ईएमएफ हटा दिया तो किरचॉफ्स लूप इक्वेशन क्या बनेगी? Q by C is equal to I है. बेसिकली E जीरो हो गया बस. तो किरचॉफ्स लूप इक्वेशन इज Q by C plus IR is equal to 0. E जीरो हो गया ना, सोर्स ऑफ ईएमएफ हटा दिया. Kirchhoff's loop equation for the circuit is सर एक बार जो आपने हाँ जी। स्टार्टिंग वाला डायग्राम बनाया था एक बार वो दिखा दो प्लीज. अब K2 को प्रेस किया ना तो ईएमएफ हट गया बीच में से. हाँ जी. इंटीग्रेट कर दो. अच्छा मैं लिमिट्स लूं तो क्या लूं? जब T जीरो है तो Q कितना है? Q naught. बिकॉज अब डिस्चार्जिंग है और फाइनल चार्ज हमने निकालना है. dq by q की इंटीग्रेशन this comes out to be एंटी लॉग लेंगे तो equation for discharging of capacitor. T is equal to RC पे वैल्यू क्या होगी? टाइम कांस्टेंट T is equals to RC. Q is equals to पहले वैल्यू क्या आई थी? 63.2. Now it's opposite. 0.368, 36.8. E की वैल्यू डाल के मतलब E is 2.716. So you can write this time constant can also be defined as
Thus, time constant can also be defined as time during which time constant can be defined as time during which charge on the plates of time during which charge on the plates of capacitor reduces to point 36.8% of its maximum value, decreases to 36.8% of its maximum value. आया था उसका पीछे वाला जो हमने पहले ग्राफ बनाया उसी के ऊपर ही दूसरा ग्राफ बना सकते हो आप, कि नया ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। ये ग्रोथ का ग्राफ था। दिस इज फॉर डिस्चार्जिंग, वो चार्जिंग एंड दिस इज डिस्चार्जिंग। और ये जो वैल्यू है 0.368 Q naught. So exponential increase and exponential decrease. अब हमने, अगर आपको याद है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में एचसी के कुछ क्वेश्चन छोड़े थे लास्ट वाले, याद है? पूरे नहीं किए थे हमने। सो लास्ट में आरसी सर्किट, यही आर्टिकल था जिसके क्वेश्चन छोड़े थे, बिकॉज एचसी ने इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी में दिया हुआ है। उसने बिकॉज एसी को मतलब वेरिएशन ऑफ चार्ज ऑन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर he has given in current electricity topic। तो हमने लास्ट के 15-16 क्वेश्चन शायद छोड़े थे, सो वो अब कर सकते हो आप इसके बेस पे, जो पहले छोड़ दिए थे। इसमें देखो कुछ पूछने वाला है तो इसमें अगर आए कि रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ चार्ज, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ चार्ज क्या होगी, या रेट एट विच चार्ज डिक्रीजेस, रेट मतलब dq by dt, तो रेट एट विच चार्ज डिक्रीजेस अगर बताना है तो क्या होगा? अगर आपको रेट पे क्वेश्चन आ जाए, रेट एट विच चार्ज डिक्रीजेस ऑन प्लेट्स, मतलब dq by dt minus Q naught into e q power minus t by RC. इसकी डिफरेंशिएशन करनी है। Q नॉट तो कांस्टेंट है, -1 by RC, so you can say it's minus Q naught by RC e raised to power minus t by RC। सिमिलरली ग्रोथ में पूछे तो ग्रोथ वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे। क्लियर है ये? हाँ जी सर। न्यूमेरिकल लिखो इस पे, जस्ट गिव मी अ मिनट, मेरे को बुक निकालने दो कोई। 1 by I is equal to I naught e raised to power minus t by tau। Find RMS value of current, find RMS value of current for period t is equal to 0 to t is equal to tau। RMS वैल्यू बतानी है इसकी। करंट दिया है हमारे को, RMS वैल्यू का व्हाई इट्स कॉल्ड RMS। रूट मीन स्क्वायर का मतलब क्या होता है? स्क्वायर करके एवरेज लेकर रूट। स्क्वायर लेके एवरेज लेके अंडर रूट। तो हमने कौन सी वैल्यू निकालनी है? आई कैन से IRMSS। फॉर्मूला क्या लिखूं इसका? अंडर रूट ऑफ ये निकालना है हमने।
आई स्क्वायर डी टी अपॉन डी टी, उसका अंडर रूट, रूट मीन स्क्वायर, कि स्क्वायर किया, अर्थमेटिक मीन लिया और फिर अंडर रूट ले लिया। आई हमें गिवन है, आप आई स्क्वायर निकाल लो रादर देन आई आर एम एस स्क्वायर इज, बिकॉज अंडर रूट का चक्कर खत्म हो जाएगा, लास्ट में ले लेंगे अंडर रूट। दिस इज, और लिमिट 0 से टाउ, तो नीचे तो यही आएगा, आई की वैल्यू पुट कर दो, इंटीग्रेशन करो एंड आंसर बताओ। नॉन मेडिकल वालों के लिए तो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है ये। डू इंटीग्रेशन एंड टेल मी द आंसर, क्या आता है? Answer comes out to be इतना टाइम। सर अभी तक इंटीग्रेशन करने से खाई नहीं थोड़ा सा इसलिए। अभी पहुंचे नहीं इंटीग्रेशन पे? नहीं सर अभी डिफरेंशिएशन का और सर मिनिमम भी डिफरेंशिएशन चल तो बस बस वो जून, ओके मे बी पहुंचने वाले हो गए, या मैक्सिमम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव शुरू हो गए, या भाई वही डिफरेंशिएशन ही चल रही है? एप्लीकेशन और डेरिवेटिव Application. एप्लीकेशन चल रहा। किसके बाद आएगा? चलो मैं कर देता हूँ। I naught minus I naught square by 2 into e raised to power minus 2 minus 1. ये तो फिर नॉन मेडिकल वालों के लिए अच्छी बात नहीं है, वो मेडिकल वाला इंटीग्रेशन करके बता रहा है मेरे को। बिकॉज फॉर्मूला होता है e रेज टू पावर fx की इंटीग्रेशन का। डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई होता है डिवाइड। स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहे थे। आई नॉट बाई रूट टू 1 माइनस 1 बाई ई स्क्वायर का अंडर रूट। अगर आप देखो तो बेसिकली फिजिक्स तो यहीं खत्म हो जाती है, बस पहले स्टेप पे ही आई की वैल्यू दिया, जो आई की वैल्यू दी होगी वो पुट करके इंटीग्रेट करना होता है। जेई में क्वेश्चन आ सकता है इस तरह का, बोर्ड में नहीं आता बिकॉज मेडिकल के स्टूडेंट भी होते हैं, पर जेई में आ सकता है। थोड़ा ऊपर कर दो।
Next you can write. The voltage applied to a purely inductive coil. Voltage applied to a purely inductive coil of self-inductance. To a purely inductive coil of self-inductance 1.59 millihenry. 1.59 purely inductive coil of 1.59 15.9 millihenry. 15.9 millihenry is given by V is equals to सर वो वैल्यू कितनी थी इंडक्टर की 15.9 millihenry. Voltage applied across inductor of 15.9 millihenry is given by a voltage दी है 1570 47. Find the equation of resulting current. Find the equation of resulting current. Find the equation of resulting current. मेरे को ये बताओ अगर मैंने सिर्फ इतनी वोल्टेज दी होती तो करंट क्या होती सिर्फ यही है वोल्टेज 100 sin 314 t इसमें 100 क्या है E naught. V naught पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ हमें इंडक्टेंस दी है तीनों वोल्टेजेस के लिए इंडक्टिव रिएक्टेंस सेम होगी या डिफरेंट होगी इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या था XL इज इक्वल टू L omega. ओमेगा तीनों में अलग अलग है Yes, sir. 314 942 और 1570 तो XL1 फर्स्ट केस के लिए इट्स L ओमेगा 1 तीन वोल्टेजेस के लिए करस्पॉन्डिंग जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो तीन वैल्यूज आ गई 15.9 ये ओमेगा ये 3 ओमेगा और ये 5 ओमेगा आ रहा है ना बिकॉज ये 3 टाइम्स दी है और 5 टाइम्स दी है तो ये वैल्यू देखना कितनी आती है मिली हेनरी है एक वैल्यू निकाल लो फिर वो 3 और 5 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगी ये वैल्यू देख लो कितनी आती है फर्स्ट केस में XL1 कितना आ रहा है डाटा हमेशा इस तरह से दिया होगा कोई अच्छी सी वैल्यू आएगी कैलकुलेटर पे कर लो जल्दी से 5 आ रहा है वो इसीलिए उन्होंने वैल्यू ऐसी दी है सो ये हो गई 15 और ये होगी 25 ठीक एक्सेल निकाल लिया हमने अब एक्सेल में पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ और पीक वैल्यू ऑफ करंट में रिलेशन क्या था ऑल्सो हमें ये पता है एक्सेल इज मीन्स आई नॉट इज ई नॉट बाय एक्सेल तो फर्स्ट केस में पीक वैल्यू कितनी होगी
100/5 सेकेंड केस में पीक वैल्यू होगी 75/15 और थर्ड केस में पीक वैल्यू होगी 50/25. Corresponding current equation. इंडक्टिव सर्किट में करंट लीड करती है या लैग? कौन लीड करता है? EMF. EMF. EMF तो I can be written as मेरे पास रिजल्ट आया फिर ये I is equals to 20 sin 314t minus pi by 2 plus 5 sin 942t minus pi by 2 so ये करंट की इक्वेशन करस्पॉन्डिंग समझ में आया? आपके बोर्ड का नहीं है, यूपी बोर्ड का प्रीवियस ईयर है. सही एक में नहीं हो सकता, तीन मिला लगा ये हमेशा तीनों तीनों की फ्रीक्वेंसी अलग दी है ना, तो एक्सेल भी अलग होगा और पीक वैल्यू भी अलग निकलेगी. फ्रीक्वेंसी सेम होती तो आप कर सकते थे, बिकॉज दूसरा मेथड जो है ज्यादा लेंथी हो जाएगा. दूसरा मेथड क्या होता है कि साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाओ, वो 2 बार ही लगाना पड़ेगा और वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज बन जाएंगे. तो यही बेस्ट मेथड है इसे करने का. सर वो जो -π/2 करा है सर, वो एक बार ही बता दो उसका क्या कॉन्सेप्ट है. ईएमएफ लीड कर रहा है, करंट लीड कर रही है, इंडक्टिव सर्किट है. ये कल किया था हमने, परसों किया था इनफैक्ट. इंडक्टर में कौन लीड करता है? ईएमएफ. तो करंट है तो ओमेगा टी माइनस π/2 करना पड़ेगा ना, वो 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है. अगर इसी जगह कैपेसिटर दिया होता तो मैं क्या करता? सर प्लस कर देना. प्लस π/2. अगर रेजिस्टिव सर्किट होता तो ऐसे ही छोड़ ऐसे देते, ही प्लस π/2 भी नहीं करते, माइनस π/2 भी नहीं करते. नेक्स्ट यू राइट. तो वैसे ये सीबीएसई में से क्वेश्चन मतलब कंपैरेटिवली कम आते हैं इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल्स में. एसी में से तो हाँ कम ही आते हैं. ये इंपॉर्टेंट चैप्टर गिना नहीं जाता. सर मेंस में भी इसके ऊपर क्वेश्चंस कम ही आते हैं. मेंस में इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं जब मैथ्स की इंटीग्रेशन वगैरह अगर आ जाए तो. नहीं आते. मैंने आपको बताया था, अगर ये देखोगे ना, ये यूनिवर्सिटी में रेसनिंग में चैप्टर है नहीं. एचसी में भी देखोगे तो बहुत कम क्वेश्चन दिए हैं. तो ये एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं गिना जाता. तो ये स्कूल के लिए ही ज्यादा करना होता हमने इसको. नेक्स्ट टू राइट. इजी क्वेश्चन है, सीबीएसई का प्रीवियस ईयर है. 100 ओम रेजिस्टेंस, 100 ओम रेजिस्टेंस
is connected in series with 4 Henry inductor. Is connected in series with 4 Henry inductor. The voltage across resistor is V is equals to V is equal to 2 sin 1000 t. V is equal to 2 sin 1000 t. Find expression for circuit current inductive reactance. A part is circuit current, B part is inductive reactance, C part is voltage across inductor. Voltage across inductor. Voltage across inductor. हमें दिया है कि LR सर्किट है, LR सर्किट में रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला दिया है T 2 sin 1000 t. हमने बताना है करंट कितनी फ्लो कर रही है, इंडक्टिव रिएक्टेंस कितनी है और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर कितना है. 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हर पार्ट 1 मार्क का बोर्ड एग्जाम में. रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस हमें दिया है 100 ओम एंड 4 हेनरी. तो बेसिकली क्या दिया है? ये दिया है हमें डेटा. ठीक है, इसमें मैक्सिमम वैल्यू 2 इसके क्रॉस रेजिस्टर के क्रॉस 2. अगर मेरे को इसमें करंट लिखनी है तो ओम्स लॉ I is equal to V by R. यही करंट फ्लो करेगी. सो करंट इज, फर्स्ट पार्ट तो यही था. सेकेंड इज इंडक्टिव रिएक्टेंस. XL is equal to L omega. L is 4, omega is 1000 units. रेजिस्टेंस होती है ना इंडक्टिव रिएक्टेंस. इसके क्रॉस वोल्टेज इन दोनों में जो वोल्टेज होगी वो इन फेज होगी या 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा? 90 डिग्री 90 डिग्री का फेज. बिकॉज इसमें करंट और ईएमएफ फेज में है, इसमें 90 आउट डिग्री ऑफ फेज. ईएमएफ लीड कर रही है. तो बेसिकली ये इक्वेशन बनेगी. बिकॉज ईएमएफ लीड करेगी तो प्लस पाई बाय 2. ईएमएफ दी होती, करंट लिखनी होती तो करंट में हमने माइनस पाई बाय 2 कर दिया था. वी नॉट क्या है? इसके क्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस.
तो इंडक्टर के क्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो सकता है? I not XL. मैक्सिमम करंट इनटू इंडक्टिव रिएक्टेंस। और मैक्सिमम करंट कितनी है? Into इनटू 4000। So this comes out to be 80. क्लियर? ठीक है। ये देखो कोई स्टेप समझ नहीं आ रहा तो ये सीबीएसई का प्रीवियस ईयर है। अगर कोई स्टेप नहीं क्लियर तो अगर यही क्वेश्चन में मैं कहता कि यहाँ पे कैपेसिटर लगा और उसकी कैपेसिटेंस दिया तो चेंज क्या करते हैं हम? फिर करंट में ऊपर माइनस पाई। यहाँ पे एक तो आई नॉट एक्सएल की जगह इट वुड बी आई नॉट एक्सी, और बिकॉज कैपेसिटिव सर्किट है तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर लैग्स बिहाइंड करंट, तो यहाँ पे -π/2 आ जाता। यही चेंज होना था ना। yes. XC निकाल लेना था, XC निकाल के दिस शुड बी I नॉट XC एंड यहाँ पे sin 1000t -π/2। देखो इसमें कोई डाउट है तो? अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं LR सर्किट है, LR सर्किट है या RC ले लो, RC सर्किट, RC अभी हमने आज किया है, तो RC सर्किट में EMF और करंट में से कौन लीड करेगा? RC में करंट लीड्स द EMF और EMF लीड्स द करंट। RC सर्किट में ऐसे ही बनेगा ना। अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस है तो कैपेसिटेंस के अक्रॉस किधर बनाऊं? कैपेसिटेंस के अक्रॉस प्लस बाई एक्सिस माइनस बाई एक्सिस, लीड या लैग? Minus. तो रेजिस्टर लीड करेगा EMF। So net would be कौन लीड कर रहा है? रेजिस्टर। करंट लीड्स द EMF बाय एन एंगल फाई, और tan फाई होगा कितना? RC सर्किट में फेज डिफरेंस कितना होगा? tan फाई वुड बी VC/VR। मतलब tan phi comes out to be and the concept is that EMF lags behind the current. EMF lags behind current by an angle phi. समझ में आ रहा है जैसे लिखा है? तो ऐसे छोटी छोटी चीजें वो कुछ भी पूछ सकते हैं। यही अगर LR सर्किट होता तो मैं VC की जगह VL किधर बनाता? प्लस बाई एक्सिस पे फेज डिफरेंस हो जाता XL/R। सो इतना देख लो, कल करते हैं। कल हमने LR सर्किट कर लिया या नहीं किया? पहले एक बार शायद न्यूमेरिकल में किया था। LR कर लेते हैं कल, LR सर्किट एंड मे बी LCR ऑल्सो। नहीं, LR करते हैं एंड एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर ड्राइव करते हैं, बिकॉज दैट LC हमारा हो जाएगा। सो कल LR एंड एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर करेंगे। मैथ्स ज्यादा इसमें टॉपिक्स में और फिजिक्स रिलेटिवली कम है, बट फेज डिफरेंस का कंसेप्ट थोड़ा सा क्लैरिटी होनी चाहिए कि कब प्लस लेना है कब माइनस लेना है।